अता तारड़ साहब ने आज कौमी असम्बली में स्पीच की और एक रेयर रिमार्क जिसको कह सकते हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं तो ये कहूँगा कि खान साहब भी इतने ही अच्छे हैं जितना हमारा लीडर अच्छा है, क्योंकि ये नेशनल इशू है, ये इंटीग्रेशन की डिमांड करता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर पीटीआई की बात की जाए तो जो ब्रीफिंग दी गई डीजीआईएसपीआर की तरफ से, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से, उसमें शामिल ना होके आपको नहीं लगता कि यू हैव इन्वाइटेड बैड प्रेस फॉर योर पार्टी? जबल साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, हमारी कंटेंशन बड़ी सिंपल है। वो ये है कि इस पेरिलस टाइम के ऊपर, इस टेंशन से भरपूर एग्जिस्टेंशियल चैलेंज जबकि मौजूद है, हिंदुस्तान जो है वो रोजाना की बेसिस के ऊपर उन्होंने यलगार करने की धमकियां दे रहा है, तो एक नेशनल यूनिटी जो है वो जरूरी थी। और इसके लिए पीटीआई ने जब ये मामला शुरू हुआ तो उसी फौरी तौर के ऊपर एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान की रियासत के साथ और पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हैं, और इस नाजुक घड़ी में जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बहैसियत एक सियासी जमात के, हम उसको फुलफिल करेंगे। और ये उसके बाद हम 2-3 दफा इस बयान को रिट्रेट भी कर चुके हों। अब हमारी कंटेंशन ये थी कि जी मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए ताकि तमाम पॉलिटिकल लीडर, तमाम आरा जो हैं वो उनकी ली जाए, तमाम पॉलिटिकल लीडर से उनकी आरा लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है एक प्लानिंग की जाए, स्ट्रैटेजी जो है वो डिवाइस की जाए और उसको लेके आगे बढ़ा जाएगा, बिल्कुल उन्हीं लाइन के ऊपर। जबकि आपको पता है नेशनल एक्शन प्लान बना था, नीति बना था, उस वक्त भी तमाम सियासी जमातों को बनाया गया था। और इंडिया में ये सारा जब प्रॉब्लम शुरू हुआ तो सबसे पहले उन्होंने जो काम किया है वो सब मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने बुलवाई। अब मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि जी दो तरफा ट्रैफिक होती है। नंबर एक, आप अपना बयानिया बयान देते हैं हमें, और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी अपना बयानिया देंगी, अपनी आरा देगी, अपने प्रपोजल्स देंगी, और से एक दो तरफा ट्रैफिक से ही एक मजबूत किस्म की पॉलिसी जो है वो डिवाइस की जा सकती है। सिर्फ ब्रीफिंग की जरूरत नहीं थी कि जी हम जाके उनकी बात सुन ले, ये है वो, हमें तो वो सब कुछ पता है, उससे ज्यादा शायद पता हो, बन रहा है, सामने आ रहा है, बट इंटरनेशनल मीडिया उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, लोकल मीडिया है, सब लोग हैं चैनल। तो इस वक्त जो जरूरत है इस खबर की है कि जी तमाम सियासी ज़हन जो है इंक्लूडिंग इमरान अहमद खान साहब वो बैठें और बैठ के एक मजबूत पॉलिसी बनाने में हुकूमत की मदद। लेकिन रऊफ साहब, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर एपीसी कॉल होती तो क्या आप ये मुतालिबा ना करते कि खान साहब को रिहा करके इसमें शामिल किया जाए, जिसकी वजह से इसी को एंटिसिपेट करके गवर्नमेंट ने ये रास्ता लिया ही नहीं, बिकॉज दे ऑलरेडी सी इट कमिंग? देखिए जी, खान साहब के बारे में सवाल ये नहीं है कि खान साहब को हम कहेंगे कि उसमें शामिल करें। मसला ये कि खान साहब को जहां रखा गया पिछले 2 साल से वहां किस जुर्म की सजा काट रहे हैं, तो हमें बताया जाए ना, मेरे साथ कोई बैठ जाए बंदा बताए कि जी उन्होंने ये जुर्म किया हुआ है। ये तमाम जो मुकदमे हैं जो उनके खिलाफ है, ये फेक मुकदमे हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं, कोई हैसियत नहीं है। ये दुनिया भर में कहा जा रहा है, सिर्फ हम नहीं कहते। वो एक सियासी कैदी है और उनको जिन हालात में रखा गया है, आज भी देखिए एक तमाशा हुआ है वहां। फिर मुलाकात में उन्होंने हिंड्रेंसेस की हैं, वकला की मुलाकात नहीं हो सकी, फैमिली की मुलाकात में रखा है कि पार्टी हुई है, सब बहनों की मुलाकात नहीं हो सकी। तो ये जिन हालात में रखा गया है, जो उनके ऊपर कैदोबंद की सोबत है, जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो किस जुर्म की सजा काट रहे हैं, किस लिए उनको वो जेल में रखा गया? उसको वहां नहीं होना चाहिए, उनको तो यहाँ होना चाहिए। जिस तरह से 2019 में जब ये क्राइसिस हुआ था इंडिया के साथ, तो खान साहब सामने नजर आए थे एक लीडर के तौर के ऊपर, कहा था हम सोचेंगे नहीं, हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। इंडिया रैन अवे विद द ब्रूस्ड नोज। आज हमारी लीडरशिप क्या है? नवाज शरीफ की स्टेटमेंट बताइए मुझे कहां है, शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट मुझे बताइए कहां है, आसिफ जरदारी की स्टेटमेंट बताइए मुझे कहां है। ये क्यों अपने बिलों में घुसे बैठे हुए हैं? क्यों नहीं सामने आते? क्यों नहीं खुल के बात करते? नहीं, नवाज शरीफ साहब के अलावा तो स्टेटमेंट्स आई हैं, वो तो शहबाज शरीफ साहब ने तो खाली कोई स्टेटमेंट मेरे भाई नहीं आई है, कोई स्टेटमेंट बिलावल की आई है स्टेटमेंट, और किसी की स्टेटमेंट नहीं आई है, कोई लीडर जैसी स्टेटमेंट कहीं नहीं आई है। मतलब उसके अलावा जो इंटरनेशनल स्टेज पे मतलब प्रेज किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट का रिस्पांस था, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी कॉल कर दी गई, सोशल मीडिया के ऊपर भी जो इंडियन नैरेटिव है उसको पुश बैक दिया गया, आप उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है? यू थिंक दैट द गवर्नमेंट हैज डन नथिंग? I am just talking about the fact that the leadership is missing. लीडरशिप मौजूद नहीं है, सही लीडरशिप लीड नहीं कर रही, वैक्यूम है। अच्छा, बाकी तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये स्ट्रेटेजिक जो है वो मेरा भी एक सब्जेक्ट है, मैं भी थिंक टैंक चलाता हूँ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान लड़ाई कोई दुनिया का मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता।
जब दो न्यूक्लियर पावर्स आपस में टकराती हैं तो फिर बहुत कुछ तबाह होता है। बिल्कुल। तो लाजमी बात है, इसमें किसी एक कंट्री की या दूसरे कंट्री की जीत की बात नहीं है। यहाँ बात यह है कि तमाम दुनिया की ताकतें जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है कि डी एस्केलेट किया जाए। ज्यादा जोर जो होना चाहिए था वो इंडिया के ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि एस्केलेट उसने किया, पाकिस्तान ने नहीं किया था। लेकिन इंडिया के ऊपर जोर नहीं है, बराबर का जोर है, बल्कि शायद पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा जोर है। अमेरिकन जो स्टेटमेंट आई थी उसमें भी पाकिस्तान को कहा था जी कि आप दोबारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फाज में क्रिटिसाइज करें इसको। ये इंडिया को नहीं कहा गया कि उसने क्यों एस्केलेट किया। 10 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान को बुरे इल्जाम ठहराया था। वो 10 मिनट में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई थी। किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो जो 10 मिनट में कंप्लीट हो गई? और अगर इनको पहले से पता था कि ऐसा कोई मसला होने वाला है, तो फिर जो आज जो मोदी की हो रही है अपने मुल्क में, उसकी बात करें ना। ठीक है, ये उनकी अपनी इंटेलिजेंस फेलियर थी, उनकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की फेलियर थी कि वो नहीं, उनको पता चल सका कि ऐसा कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होने वाली है, तो इसलिए ये होने दी गई। तो ये दोनों सूरतों में आप कब कोई है जो बंदा आपकी लीडरशिप में से कोई इस तरीके से रैशनल प्रैग्मेटिक गुफ्तगू करे और पुट द बॉल बैक इन द कोर्ट ऑफ द इंडियंस। और इसके अलावा ये इसका रिस्पांस भी, ये जो आपने इस ब्रीफिंग में शामिल ना होकर एक जेस्चर दिया, तो हुकूमत ये कहती है कि पुलवामा जब आपके दौर में हुआ था, नून लीग की आधी क़यादत वैसी जेल में थी क्योंकि आप उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहे थे, और जो बाहर थे वो शामिल हुए उस ब्रीफिंग में जो आपने कॉल की। अब जब इसको रेसिप्रोकेट करना था तो आप नहीं आए। देखिए, हमने किसी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं किया। ये चोर और डाकू हैं, ये 30-35 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं। इनके शवाहिद हर पाकिस्तानी अदारे के पास मौजूद है, हर पाकिस्तानी अदारे के पास मौजूद है। वॉल्यूम नंबर 2 आज खोलिए, 10 नंबर, वॉल्यूम 10 खोलिए, देखिए उसमें से क्या निकलता है। मेरा चैलेंज है, खोलिए उसको। बहुत फर्क है खान साहब में और इनमें। खान साहब इज एन इनकरप्टेबल पर्सन, और ये सिर्फ मुल्क को और कौम को और रियासत को लूटते रहे हैं जब भी ये इक्तदार में आए हैं। और जिस तरीके से इन्होंने अपने मुकदमात खत्म करवाए हैं वो भी आपके सामने है। खान साहब क्या डील के तहत वो बाहर नहीं आ सकते थे? क्या वो भी जाके लंदन में नहीं बैठ सकते थे, आराम से शाहना जिंदगी गुजार? वो शख्स असूल के ऊपर कायम है, कहता है कि मैंने किसी डील के तहत बाहर नहीं आना, मैंने अदालतों से एक्सोनरेट होकर बाहर आना। ये फर्क है लीडर में और नॉन लीडर्स में। जो भागते हैं दुम दबा के, जो ही पकड़े जाते हैं चोरी करते हुए तो भागते हैं दुम दबा के, डील करते हैं, भाग जाते हैं, फिर डील करते हैं और वापस आ जाते हैं। रास्ते देखिए, ये जो सर्कुलर मूवमेंट है ना पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि इस सर्कल में कोई बाहर जाने का और आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। खान की जो जद्दोजहद है वो इसी के लिए है कि जी इस दायरे से बाहर निकला जाए और आगे बढ़ा जाए। आगे का रास्ता जो है वो तलाश किया जा रहा है। इसके लिए वो उसने अब 2 साल से वो जेल में बैठे हुए हैं, और आज भी वो पहले से ज्यादा स्टेटफस्ट है कि नहीं, मैं कोई डील नहीं करूंगा। भाई डील वो भी कर सकता है, कोई मसला नहीं। लेकिन उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी पार्टी से, जिस पे आप सबने भी ऐलानात किए कि ईद के बाद एक तहरीक चलेगी, तो वो मोमेंटम सारा क्यों लूज़ कर दिया? क्या ये वजह है कि मौलाना साहब ने आपका साथ नहीं दिया, या सलमान राजा साहब ने जो बात की कि मैंने नवंबर में भी कॉल दी थी और पूरे लाहौर में कोई बंदा मुझे दिखाई नहीं दिया, तो अनश्योर हैं अपनी पब्लिक सपोर्ट को लेकर जो बाहर नहीं आ सके, या कोई और वजह है? मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता जी कि बंदा बाहर नहीं निकलेगा। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। आई हैव माय ओन ओपिनियन ऑन दैट। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि जी तारीख का जो बिल्कुल आगे बढ़ रही है। आपको पता है कि हमारा जो जॉइंट प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जो एक सियासी जमातों का, उन्होंने अपना एजेंडा जो है वो भी जारी कर दिया है। दिस इज अ 15 पॉइंट एजेंडा, और वो उन्होंने आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो बताया कि हम क्या क्या हमारी डिमांड्स हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और इसी हफ्ते के दौरान कल लाहौर में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे और ये मुल्क के हर हिस्से में होंगे। तो ये जो तहरीक थी जिसके लिए हम काम कर रहे थे, तो आपके सामने ये अनफॉल हो रही है, और इंशाल्लाह ताला ये पुरअमन तहरीक होगी, मुल्क के हर हिस्से में फैली होगी, और हर तरह के इवेंट्स होंगे, और इंशाल्लाह ताला इसके एंड के ऊपर और उससे पहले बल्कि खान साहब बाहर आएंगे और अचकज़ई साहब पार्टी को भी लीड करेंगे, और अचकज़ई साहब भी लीड करेंगे इस तहरीक को। अचकज़ई साहब कौन जी? अचकज़ई साहब ही लीड करेंगे। जी महमूद खान अचकज़ई साहब बिल्कुल इसके हेड हैं जी, बिल्कुल वही लीड करेंगे। तो मौलाना साहब का मतलब वो फिर हम भूल जाएं कि वो इस प्लेटफॉर्म पर होंगे?
नहीं, मुजम्मिल साहब भूलना नहीं है मेरे भाई, मैं आपको अर्ज करता हूँ मौलाना साहब के साथ हमारा इशू टू इशू बेसिस के ऊपर पहले भी कोलैबोरेशन जारी है और अब भी कोलैबोरेशन जारी रहेगी। आज से आप देखिए मुजम्मिल साहब, पीछे जरा जाइए तो आप 2 साल पहले हमारे और उनके ताल्लुकात देखिए और आज ताल्लुकात देखिए। आज हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, हर मसले के ऊपर उनसे डिस्कशन करते हैं और वो हमसे करते हैं। इशू टू इशू बेसिस के ऊपर हमारी उनसे कोलैबोरेशन जारी रहेगी। शायद वो इस तहरीक में हमारे शरीक ना बन सके, हमारे एक फरीक ना बन सके, लेकिन उसके अलावा हमारी उनके साथ जो कोलैबोरेशन है मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, जो हमारा एजेंडा जारी हुआ है, इसमें से वर्चुअली वो सारे के सारे एजेंडे के साथ एग्री करते हैं। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी कंपल्शन होती है, एक अपना तरीकाकार होता है, एक अपना अंदाज होता है। तो अगर वो उस बेसिस के ऊपर नहीं चाहते कि हमारे साथ एक फरीक के तौर के ऊपर खड़े हो, तो हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम अपनी तारीख को लेके आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो इसके अलावा रऊफ साहब, एक अलमिया ये रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि अपोजिशन में आके ख़ासा विजन दिखाया जाता है। अब ये 16 निकाती एजेंडा जो सामने आया, कुछ चीज़ें तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी। यू आर एक्चुअली कॉलिंग फॉर स्टूडेंट यूनियंस के उनको बहाल कर दिया जाए, या फिर इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान था इसको मुकम्मल तौर पे नाफिज किया जाए। हालांकि आप पर यह भी एक्यूजेशन लगता है कि टीटीपी फाइटर्स को वापस लाने की पॉलिसी इनैक्ट कर रहे थे, जो कि इससे बिल्कुल काउंटरी है। और इसके साथ साथ जो दीगर चीज़ें हैं, लेट्स से एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, ये वही बातें हैं जो मुस्लिम लीग नवाज़ भी अपोजिशन में करती थी, आज नहीं करती। हाउ डू वी नो कि वापस आकर आप इसी एजेंडे को याद रखेंगे जो कि कभी हुआ नहीं है यहाँ पे? नंबर एक बात, मैं टीटीपी के ऊपर आप करेक्शन करना चाहूंगा कि ये पीटीआई का प्रोजेक्ट नहीं था। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आपको पता है कि पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर एक ब्रीफिंग दी गई थी। आप सिर्फ वो पार्लियामेंट में दी गई ब्रीफिंग, इन कैमरा ब्रीफिंग देख लीजिए तो आपको हकायक का पता नहीं, वो ज़मान पाक में खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो कह रहे थे मैं उनको वापस लाना चाह रहा था, 5000 को सब खराब कर दिया इन्होंने, नहीं आने दिया। देखिए वो हमारे दौरे हुकूमत में एक बंदा भी वापस नहीं आया था। मैं कैटेगोरिकली ये कह रहा हूँ, हमारे दौरे हुकूमत में इंटेंट। दूसरा ये है कि अगर हम सीरियस ना होते तो खान साहब 2 साल से जेल में ना बैठे होते और आज भी वो अपनी इस रेजोल्यूशन को एक्सप्रेस ना कर रहे होते कि मैं अदालतों से इंसाफ लेके बाहर निकलूंगा। मेरे भाई, ये इसमें मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया कि लीडर और लीडरों में फर्क होता है, लीडर और गीदरों में फर्क होता है। ये लीडर है जो बैठा हुआ है, कहता है कि उसको कोई प्लेटलेट्स उसके डाउन नहीं हुए भाई, उसको बैक में पेन नहीं हुई, वो हॉस्पिटल एक दिन के लिए भी नहीं गया, हालांकि उनको जो उनका राइट है वो भी नहीं दिया जा रहा, उनके जाती डॉक्टर को नहीं मिलने दिया जाता उनसे, उसके बावजूद वो बंदा डटा हुआ। ये फर्क है। सो इसलिए हम एक एक लफ्ज जो कह रहे हैं आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला शर्ते उमर, आप देखेंगे कि इसको हम इम्प्लीमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब हमारे मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।